हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी पिछली ज्योग्राफी की क्लास में हमारा जो चैप्टर 10 है पार्ट 1 का, जिसका नाम है मानव बस्ती, उसकी शुरुआत की थी और अब तक हमने उसकी बुक एक्सरसाइज और 4 लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारी बारी है 5th लॉन्ग क्वेश्चंस की। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या के आकार के अनुसार नगरों का वर्गीकरण करें। आपने पिछले प्रश्न में देखा था कि नगरों के प्रकार कौन कौन से हैं या कार्य के आधार पर नगरों को किन किन भागों में बांटा जा सकता है। अब यहाँ है नगरों का वर्गीकरण। अब पहले आपने कार्य के आधार पर पढ़ा था, जैसे प्रशासन के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, उद्योग के आधार पर, खनन के आधार पर। ये सब क्या थे? कार्य के आधार पर। अगर आपको प्रश्न आ जाता है आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण करें तो उसमें क्या क्या आता है? उसमें आते हैं नगर, शहर, मिलियन सिटी, सन्नगर और विश्व नगरी। तो क्या है हमारा? नगरीय बस्ती अपने आकार, उपलब्ध और सुविधाओं एवं उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर कई नगर नामों से पुकारी जाती है, जैसे नगर, शहर, मिलियन सिटी, सन्नगर और विश्व नगरी। नगर क्या होता है? नगर की जो कल्पना को ग्राम के संदर्भ में आसानी से, यानी कि नगर और गांव की अगर आपस में तुलना करें तो उसे आसानी से समझा जा सकता है। केवल जनसंख्या के आकार का ही मापदंड नहीं होता, बल्कि नगरों एवं ग्राम में जो कार्यों की विषमता पाई जाती है, जो अंतर पाया जाता है, उनके आधार पर भी जो है नगरों को गांवों से अलग किया जाता है। कुछ विशेष कार्य जैसे निर्माण, खुदरा व्यापार, थोक व्यापार, व्यावसायिक सेवाएं, ये सब नगरों में गांवों से अलग होती हैं। शहर क्या होता है? यह नगर का अगला भाग होता है, नया रूप होता है, जो अपने स्थानीय व क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ देता है। यानी कि नगरों में, शहरों में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन रखने वाले चीज़ों को ये पीछे छोड़ देते हैं। लेविस मम्फोर्ड के शब्दों में कहा भी गया है, वास्तव में शहर जो है उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का एक भौतिक रूप है। शहर नगरों से बड़े होते हैं एवं इनमें आर्थिक कार्य भी अधिक होते हैं। यहाँ का प्रमुख वित्तीय संस्थान, प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय एवं यातायात के केंद्र होते हैं। जब इनकी संख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है तो इन्हें मिलियन सिटी भी कहा जाता है। यानी कि जब किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है तो उसे मिलियन सिटी के नाम से भी पुकारा जाता है। सन्नगर क्या होते हैं? ये आपको जो है 1-1, 2-2 नंबर में अलग से पूछे भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको ये पूरा प्रश्न पूछा जाए, आपसे जो है शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। सन्नगर क्या होते हैं, मिलियन सिटी क्या होती है, मेगा सिटी क्या होती है, विश्व नगरी क्या होती है। तो आपको ये अलग अलग से थोड़े 1-1, 2-2 लाइनों में ये पता भी होने चाहिए। सन्नगर क्या होते हैं? इस शब्दावली का जो प्रयोग है वो 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया था। यह विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं और जो कि मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों को आपस में मिल जाने से एक विशाल नगर, एक विशाल नगरीय विकास क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ग्रेटर लंदन है, मैनचेस्टर है, शिकागो है, टोक्यो, वो इसी के उदाहरण हैं। विश्व नगरी क्या होती है? यह एक यूनानी शब्द मेगालोपोलिस से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल नगर। इसका प्रयोग 1957 में जीन गॉटमैन ने किया था। यहाँ बड़ा महानगर जो है प्रदेश होता है, जिसमें सन्नगरों का समूह होता है, यानी कि जो छोटे छोटे कई सारे नगरों को मिलाकर बनता है। विश्व नगरी का सबसे अच्छा उदाहरण जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जहाँ उत्तर में बॉस्टन ने दक्षिण में वॉशिंगटन तक नगरीय भूदृश्य के रूप में दिखाई देता है। अब है मिलियन सिटी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, जब किसी शहर में 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाती है तो वो मिलियन सिटी बन जाती है। विश्व में मिलियन सिटी की संख्या पहले की अपेक्षा निरंतर बढ़ती जा रही है। 1800 में लंदन इस श्रेणी में आया, फिर 50 में पेरिस आया, फिर 60 में न्यूयॉर्क, फिर 1950 में जो है विश्व में 80 शहर जो है मिलियन सिटी थे। मिलियन सिटी की वृद्धि जो है प्रत्येक तीसरे दशक में 3 गुनी हो जाती है।
1975 में इनकी संख्या 160 थी, जो बढ़कर 2005 में जो है 438 हो गई है। मेगा सिटी क्या होती है? एक मेगा सिटी शब्दावली उन नगरों के लिए प्रयुक्त होती है जिनकी जनसंख्या जो है मुख्य नगर व उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक होती है। मिलियन सिटी की कितनी बताई थी? 10 लाख। और मेगा सिटी की कितनी है कि 1 करोड़ हो जाती है। सबसे पहले 1950 में जो न्यूयॉर्क है वो इसी श्रेणी में आया था, जब इसकी जनसंख्या 1 करोड़ 25 लाख हो गई थी। वर्तमान में 25 मेगा सिटी हैं। पिछले 50 वर्षों में विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों की जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगला प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न आप बहुत बार कर चुके हो बेटा। विकासशील देश और विकसित देश के नगरीकरण की प्रक्रिया क्या है? विकासशील विकसित देश में आपको बता चुकी हूँ जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। विकासशील वो होते हैं जो अभी प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विकासशील देश में नगरीय वृद्धि अधिक है, विकसित देशों में नगरीय वृद्धि कम है। विकासशील देशों में नगरीय वृद्धि 2.1 से अधिक नहीं थी और नगरीय विकसित देशों में 4.5% थी। आगे है, विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या का अनुपात जो है 50 से 60% रहता है। विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या का अनुपात जो है 30% से ऊपर नहीं उठ पाया है। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि पहले हुई व आर्थिक विकास बाद में हुआ। विकसित देशों में नगरीकरण में वृद्धि, औद्योगिक व आर्थिक विकास साथ में हुआ था। विकासशील देशों में नगरीकरण 1945 में हुआ था और विकसित देशों में नगरीकरण जो है 1750 से 1805 में हुआ था। विकासशील देशों का जो नगरीकरण है वो प्राकृतिक प्रवास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जो विकसित देशों का नगरीकरण में जो है प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विकासशील देशों का नगरीकरण जो है आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ नहीं था, जबकि विकसित देशों का आर्थिकरण जो है वो विकास से जुड़ा हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहंत बस्तियां और प्रकीर्ण बस्तियों में क्या अंतर है? सहंत बस्तियां क्या होती हैं? जहां रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है कृषि होता है और प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है पशुचारण करना और लकड़ी काटना होता है। सहंत बस्तियों में जो खेत होते हैं वो छोटे होते हैं, प्रकीर्ण बस्तियों में जो खेत होते हैं वो बड़े होते हैं। सहंत बस्तियां क्या होती हैं? नदी, घाटियों और उपजाऊ मैदानों के पास पाई जाती हैं। प्रकीर्ण बस्तियां पर्वतीय पठार, उच्च भूमियों वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। सहंत बस्तियों में जो मकान है वो छोटे छोटे और पास पास होते हैं और प्रकीर्ण बस्तियों में मकान बड़े बड़े और दूर दूर होते हैं। सहंत बस्तियों में जो है पानी की निकासी की व्यवस्था, उनको पानी के निकलने की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं होती है, जिसके कारण गलियां गंदी होती हैं। और प्रकीर्ण बस्तियों में जो पानी के निकलने की व्यवस्था है वो ठीक होती हैं, गलियां और बस्तियां जो हैं साफ़ सुथरी होती हैं। सहंत बस्तियां जो हैं सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं और प्रकीर्ण बस्तियां जो हैं विरल, आपने देखा इसमें मकान ही जब दूर दूर हैं तो ये स्थान जो हैं विरल होते हैं। और सहंत बस्तियां जो हैं एक दूसरे के सहयोग के लिए कार्य करती हैं और प्रकीर्ण बस्तियों के लोग जो हैं वो एकाकी जीवन यानी कि अकेला जीवन व्यतीत करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन, संसार में ग्रामीण बस्तियों के वितरण का प्रतिरूप वर्णन कीजिए। अभी आपने सहंत बस्तियां, प्रकीर्ण बस्तियां पढ़ी हैं, ये सेम ही क्वेश्चन है। गांवों में पाई जाने वाली बस्तियों को ग्रामीण बस्तियां कहा जाता है। हडसन ने कहा भी है, ग्रामीण बस्ती के से अभिप्राय उस बस्ती से होता है जिसके निवासी जो है जीवन यापन के लिए भूमि का विदोहन करते हैं और उसी भूमि पर कार्य करते हैं। सब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है भूमि पर निर्भर रहते हैं। अधिकांश निवासी जो है कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। बस्तियों के वर्गीकरण का सबसे ठोस आधार जो है घरों की स्थानिक व सापेक्षिक दूरियां होती हैं। ये दूरियां बस्ती की कुछ ही विशिष्ट आकृतियों को जन्म देती है। आकृति के आधार पर जो है बस्तियां दो प्रकार की हैं, सहंत बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती। सहंत बस्ती हम पहले पढ़ चुके हैं, ये नदी
घाटी व समतल मैदानों पर होती हैं। मकान एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होती है। किसी केंद्रीय स्थल के चारों ओर बाहर ये पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। लोग आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं। भूमि की उपजाऊ शक्ति व उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। सहन बस्तियों का वितरण कहाँ कहाँ है? ये भारत में गंगा सतलुज के मैदान, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, जहाँ भी नदी घाटियाँ होंगी वहाँ सहन बस्तियाँ पाई जाएंगी। प्रकीर्ण बस्तियों में क्या होता है? ये बस्तियाँ पर्वतीय, पठारीय, उच्च भूमि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मकान दूर दूर होते हैं। लोग एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं। खेत बड़े बड़े होते हैं। पानी की निकासी की व्यवस्था जो है वो अच्छी होती है। गलियाँ और जो बस्तियां हैं वो साफ़ सुथरी रहती हैं। प्रकीर्ण बस्तियों का वितरण कहाँ कहाँ है? हिमालय के जहाँ पहाड़ी इलाका होगा, जहाँ पर्वत होंगे, पठार होंगे, वहाँ प्रकीर्ण बस्तियों का ही निर्माण मिलेगा। हिमालय की ढलानों पर, उत्तर प्रदेश के तराई व खादर क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट में, राजस्थान के पूर्वी भागों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त विश्व में ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी कनाडा, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, इन क्षेत्रों में जो है प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती हैं।